1947 का इंडिया। अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडिया अभी भी विदेशी हाथों में बंधा हुआ था। दूसरे देश तेजी से ग्रो कर रहे थे, पर इंडिया में हर तरफ बस चैलेंजेस देखने के लिए मिल रहे थे। लेकिन फिर इंडियन विजनरीज ने सोचा कि अब भारत भी अपने दम पर खड़ा होगा। ये कहानी है पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड की, जब हमारे भारतीय टेक एक्सपर्ट्स ने मिलकर कंप्यूटिंग रिवोल्यूशन की शुरुआत करी। चलिए आज उस दौर में वापस चलते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत ने टेक सेल्फ रिलायंस का बड़ा सपना देखा और बनाया अपना खुद का मेड इन इंडिया कंप्यूटर। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को रीबिल्ड करना था। इकोनॉमी पूरी तरीके से वीक हो चुकी थी और रिसोर्सेज भी लिमिटेड रह गए थे। लेकिन फिर इंडियन साइंटिस्ट्स ने सेल्फ रिलायंस का विजन रखा, जिसके तहत 1950s के अंदर एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम शुरू हुआ और इसरो जैसे स्पेस ड्रीम्स की फाउंडेशन रखी गई। लेकिन इन सब प्रोग्राम्स के लिए पावरफुल कंप्यूटिंग जरूरी थी, जिससे कैलकुलेशन सेकंड्स में हो जाएं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के लिए और मिसाइल ट्रेजेक्टरीज को कैलकुलेट करने के लिए फास्ट कैलकुलेशंस एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी। और यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की, जिनको आज हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से याद रखते हैं। बाबा सर ने ऑब्जर्व किया कि कंप्यूटिंग पावर के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए उन्होंने 1963 के अंदर एक कमेटी बनवाई, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स पर डीप स्टडी करने के लिए तैयार किया गया। उस वक्त कई लोग फॉरेन कंट्रीज से एडवांस टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करने की बात कर रहे थे, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं था। उस वक्त यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच एक कोल्ड वॉर चल रही थी, जिसे दोनों देश अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज छुपा कर रखते थे, और कोकॉम जैसे एग्रीमेंट्स की वजह से ये सारी टेक्नोलॉजीज डेवलपिंग नेशन से दूर ही रहती थी। इन सब रुकावटों ने इंडिया को इंडिजीनियस इनोवेशन के लिए मोटिवेट किया। बाबा सर ने कहा कि इंपोर्ट करने की बजाय इंडिया को खुद मैन्युफैक्चर करना चाहिए, और बाबा के इसी विजन ने इंडिया को आईटी सुपर पावर बनने का सपना दिखाया। उस दौर में कई लोग इस प्रोग्राम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहकर कि कंप्यूटर्स लोगों की जॉब्स खा जाएंगे, लेकिन बाबा ने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा और कंप्यूटिंग को ही डेवलपमेंट का टूल बना लिया। जिसके बाद बाबा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की फाउंडेशन रखी, जहां उन्होंने एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया। ये इंडिया का पहला डेवलप्ड कंप्यूटर था जो वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया था। इसमें 2700 ट्यूब्स, 1700 डायोड्स और 12,500 रजिस्टर्स लगे हुए थे। ये मशीन न्यूक्लियर कैलकुलेशंस करने के लिए बनाई गई थी, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। वैक्यूम ट्यूब्स जल्दी गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये अनरिलायबल थी। इसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बड़े स्केल पर नहीं बनाया जा सकता था, तो ये कैलकुलेटर बस एक रिसर्च प्रोटोटाइप बनकर रह गया। ये एक छोटी शुरुआत जरूर थी, लेकिन इसने प्रूव कर दिया कि हम बना सकते हैं। अब मास लेवल प्रोडक्शन के लिए ट्रांजिस्टर्स की जरूरत थी, क्योंकि ये छोटे होने के साथ साथ रिलायबल और प्रोडक्शन रेडी होते हैं। तो होमी बाबा ने ट्रांजिस्टर्स को टारगेट करते हुए प्रोजेक्ट्स लाए। वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स के इस शिफ्ट ने इंडिया की कंप्यूटिंग जर्नी को एक नई उम्मीद दी। ग्लोबल कंट्रोल्स ने हमें मजबूर किया, लेकिन साथ ही हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाया। फिर 1966 के अंदर होमी बाबा प्लेन क्रैश में चले गए, लेकिन उसके बाद उनका सपना अमर हो गया। टाटा इंस्टीट्यूट में बने ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ने प्रूव कर दिया कि इंडियंस भी कंप्यूटर बना सकते हैं, लेकिन अब जरूरत थी नेक्स्ट स्टेप की। अब इंडिया को चाहिए था एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ लैब के अंदर एक प्रोटोटाइप बनकर ना रह जाए, बल्कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करे। और यहाँ से शुरू हुई TDC-12 की कहानी। 1960s के टाइम पीरियड में एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे, जिसको आज हम बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या फिर बार्क के नाम से भी जानते हैं, ये जगह उस वक्त न्यूक्लियर रिसर्च का नर्व सेंटर बन चुकी थी। यहाँ रिएक्टर्स डिजाइन होते थे और न्यूट्रॉन एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट हो रहे थे। यहाँ साइंटिस्ट्स को एक रिलायबल और रियल टाइम कंप्यूटर चाहिए था। साथ ही उस वक्त दुनिया भर में एक मशीन काफी पॉपुलर थी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन की PDP-8। ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी जो तब 12 बिट मिनी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती थी। ये मिनी कंप्यूटर उस वक्त काफी डिपेंडेबल माना जाता था। इंडस्ट्रीज, लैब्स और फैक्ट्रीज, ये मिनी कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा था। ट्रोम्बे के इंजीनियर्स ने PDP-8 को ध्यान से स्टडी किया। उन्होंने अपने डिजाइन के साथ और अपनी जरूरत के हिसाब से ऐसा ही एक इंडियन कंप्यूटर बनाने का सोच विचार किया, लेकिन उन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि PDP-8 को रेफरेंस के तौर पर रखा और बनाया इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड कंप्यूटर, जिसका नाम रखा गया TDC-12। फिर 1960s तक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी भी मैच्योर हो चुकी थी, तो बार्क की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन ने डिसीजन लिया कि TDC-12 को प्योरली ट्रांजिस्टर्स के साथ बनाया जाएगा, ताकि पावर भी कम यूज हो और हार्डवेयर भी मेंटेनेंस फ्रेंडली बन सके। इसमें ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स बहुत हद तक इंडियन मेड ही यूज किए गए, बस कुछ हायर ग्रेड कंपोनेंट्स ही बाहर से इंपोर्ट करने पड़े, क्योंकि पूरी तरह से इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंसी पॉलिटिकली रिस्की थी। इसीलिए जितना हो सकता था कंपोनेंट्स इंडियन ही यूज किए गए। इवन जो चिप या फिर कोर बाहर से इंपोर्ट हो रही थी,
उसको भी लोकल असेंबली से इंटीग्रेट किया गया, ताकि अगर इन द फ्यूचर किसी वजह से इंपोर्ट रुक जाए तब भी नॉलेज और कंट्रोल इंडियन हैंड्स में होगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान इंजीनियर्स को भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि इस कंप्यूटर को रियल टाइम के लिए रिलायबल बनाना था, तो इसीलिए टेस्टिंग के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। टीम ने बेसिक मॉड्यूल्स को बार बार टेस्ट किया, साथ ही ग्लिचेस और टाइमिंग एरर्स को भी एलिमिनेट किया गया, ताकि सिग्नल्स का प्रोपगेशन डिले बहुत कम हो सके, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर रियल टाइम सिग्नल्स को प्रोसेस करना था, और अगर डिले ज्यादा हो जाता तो डाटा के फिगर्स के अंदर बड़ी मैनिपुलेशन हो सकती थी। इवन छोटा सा ग्लिच भी रिएक्टर डाटा या फिर बीम मेजरमेंट को करप्ट कर सकता था, इसलिए एरर का मार्जिन ऑलमोस्ट 0 रखा गया। इस पूरे प्रोसेस ने इंजीनियर्स की एक नई जनरेशन को भी तैयार किया, जो सिर्फ यूजर नहीं बल्कि सिस्टम लेवल डिजाइनर बन रही थी। आगे चलकर यही जनरेशन इंडियन कंप्यूटर इंडस्ट्री की बैकबोन भी बनने वाली थी। पर एट द सेम टाइम हमको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये सब कुछ उस एटमॉस्फेयर में हो रहा था जब कोल्ड वॉर की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भारी कंट्रोल्स लगे हुए थे और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्राइसिस चल रहे थे। उस वक्त इंडिया के लिए टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन एक रियल चैलेंज था, लेकिन ट्रोम्बे के लैब्स में भी एक नया कॉन्फिडेंस जन्म ले चुका था। अब चलिए इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो PDP-8 की तरह ही ये भी एक 12 बिट कंप्यूटर था, मतलब इसके अंदर हर वर्ड 12 बिट्स की लेंथ का था। ये कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ उस वक्त के हिसाब से रियल टाइम टास्क कैरी आउट करने के लिए काफी पावरफुल था। इसके अंदर टोटल 45 इंस्ट्रक्शन सेट किए गए, जिसमें डाटा एक्विजिशन, ऐड सब्ट्रैक्ट से लेकर ब्रांचिंग और इनपुट आउटपुट के कंट्रोल्स सब इसकी छोटी सी वोकैबुलरी के अंदर पैक कर दिए गए। तो अब बात करते हैं इसकी मेमोरी की। तो इसके अंदर लगभग 4000 वर्ड्स की फेराइट कोर मेमोरी थी। शायद ये साइज आजकल के स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं लगता होगा, लेकिन 1960s के टाइम पीरियड में न्यूक्लियर लैब्स के लिए ये छोटी सी मेमोरी भी इनफ थी। फेराइट कोर मेमोरी की बात करें तो बेसिकली ये छोटे छोटे मैग्नेटिक रिंग्स का ग्रिड होती है, जिसमें हर एक रिंग 1 बिट को रिप्रेजेंट करती है। इसकी मेमोरी का साइकिल टाइम अराउंड 2 माइक्रोसेकंड्स रखा गया। इसका मतलब था कि हर एक वर्ड को रीड एंड राइट करने में माइक्रोसेकंड्स का टाइम लगता था, जो उस वक्त के हिसाब से एक सॉलिड परफॉर्मेंस थी, स्पेशली जब रियल टाइम डाटा एक्विजिशन की बात हो रही हो। साथ ही इसके डिजाइन की एक खास बात थी कि इसकी मेमोरी एक्सपेंडेबल थी। इस चीज को आसान शब्दों में समझा जाए तो अगर मान लो किसी एप्लीकेशन को ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ जाए तो एडिशनल कोर्स ऐड करी जा सकती थी। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग एंगल भी देखने के लिए मिला। जब टाटा इंस्टीट्यूट के अंदर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बन रहा था तो उस समय से ही इंडियन इंजीनियर्स फेराइट कोर्स की थ्रेडिंग में माहिर हो चुके थे, जिसकी वजह से TDC-12 के अंदर पूरा मेमोरी स्टैक मोस्टली इंडिया में ही असेंबल हुआ था। अब चलिए बात करते हैं उस मूवमेंट की जब TDC-12 ऑफिशियली इंडिया का एक एसेट बन गया था। वो मूवमेंट जब यह कंप्यूटर ट्रोम्बे से बाहर निकलकर जगह जगह तक पहुंचा। तो इस चीज की शुरुआत हुई 21 जनवरी 1969 के दिन, जब ट्रोम्बे के अंदर TDC-12 को फॉर्मली कमीशन किया गया। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मूवमेंट था, क्योंकि ये इंडियन मेड कंप्यूटर अब न्यूक्लियर लैब्स में काम करने के लिए रेडी हो चुका था। इस दिन एक और विजनरी वहाँ खड़े थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको आज हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी याद रखते हैं। साराभाई ने ही PRL और इसरो जैसे ब्राइट इंस्टीट्यूशंस की फाउंडेशन रखी थी, लेकिन साराभाई का विजन सिर्फ स्पेस और रॉकेट्स तक सीमित नहीं था। उनके लिए स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स ये तीनों फील्ड्स मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती थी। अपनी कहानी पर वापस आए तो इनॉग्रेशन के बाद TDC-12 की ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगी। जो इंस्टीट्यूशंस नेशनलिज्म के विजन से इंस्पायर्ड थे या जिनके पास बजट कम था, उनके लिए TDC-12 एक परफेक्ट चॉइस बन गया। नॉर्थ इंडिया में TDC-12 को सबसे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्टॉल किया गया, जिससे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली मिनी कंप्यूटर डिजाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला। अब इनॉग्रेशन के कुछ साल पहले एक और पैरेलल स्टोरी भी शुरू हो चुकी थी, जहां पब्लिक सेक्टर का एक और नया पिलर तैयार हो रहा था। 11 अप्रैल 1967 के दिन हैदराबाद के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL की फाउंडेशन रखी जाती है, जिसका पर्पस था इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग और इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स बेस क्रिएट करना, स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस और डिफेंस के लिए। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसकी फाउंडेशन वही इंजीनियर्स थे जिन्होंने TDC-12 को डेवलप किया था। जब यह कंप्यूटर बन चुका था तब बार्क ने अपने कुछ की साइंटिस्ट्स को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया था, ताकि ECIL की फाउंडेशन रखी जा सके और TDC-12 जैसे डिजाइन्स को मार्केट्स के अंदर कमर्शियल स्पेस मिल सके, क्योंकि 1960s तक मार्केट में IBM और ICL जैसी फॉरेन कंपनीज का राज था और इंडिया में तब भी इंपोर्टेड मशीन्स और फॉरेन सिस्टम्स आ रहे थे। लेकिन जब फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्राइसिस आए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कंट्रोल्स लगने लगे तो पॉलिसी डिबेट्स ने सरकार को पुश किया एक इंडियन अल्टरनेटिव बनाने के लिए। ECIL का मैंडेट भी एग्जैक्टली यही था कि हम अपने कंप्यूटर्स खुद बनाएंगे। फिर ECIL ने TDC-12 को एक कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में मार्केट करना शुरू कर दिया। जब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनी
तो उन्होंने इसी बेस डिजाइन को आगे चलकर पूरी मिनी कंप्यूटर लाइन में डेवलप कर दिया, जिसमें सबसे पहला प्रोमिनेंट सक्सेसर था TDC-312, जिसको लोकली मेड PCBs और इंपोर्टेड पेरिफेरल्स के साथ इंटीग्रेट किया गया। ये TDC-12 से रफली डबल स्पीड पर ऑपरेट करता था। फिर इसके बाद आया TDC-316, जो एक और पावरफुल कंप्यूटर साबित हुआ, जिसको 16 बिट मिनी कंप्यूटर के तौर पर डिजाइन किया गया था। इस पूरी फैमिली ने इंडियन मेड टेक्नोलॉजी को कमर्शियल वायबिलिटी की डायरेक्शन दी, जिसके बाद इंडिया ने भी बड़े स्केल पर टेक प्रोडक्ट्स बनाए। एक तरफ TDC-12 न्यूक्लियर लैब्स के अंदर रियल टाइम डाटा एक्विजिशन कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इसके सक्सेसर्स यूनिवर्सिटीज, डिफेंस सिस्टम्स और इंडस्ट्रीज के अंदर इंडियन कंप्यूटिंग का चेहरा बदल रहे थे। यही वो टाइम था जब इंडिया यूजर से प्रोड्यूसर नेशन की तरफ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ा। इस दौर में फॉरेन ब्रांड्स के पास ग्लैमर और स्केल था, लेकिन ECIL के पास लोकल सपोर्ट और गवर्नमेंट बैकिंग का एक सॉलिड एडवांटेज था। 1960s के टाइम पीरियड में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इंडिया भी एक दिन IT पावर हाउस बनेगा, लेकिन इन सब इवेंट्स ने मिलकर फ्यूचर का साइलेंट ग्राउंड वर्क तैयार किया, जिससे इंडिया भी आज के समय में वर्ल्ड की टॉप IT कंट्रीज में शामिल हो चुका है। जब हम TDC-12 की कहानी शुरू कर रहे थे तो ये बस एक 12 बिट कंप्यूटर लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये एक मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट था। इंपोर्ट बैंस के बीच मास प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी को प्रूव करना, ECIL जैसे टैलेंटेड इंस्टीट्यूट को खड़ा करना और स्पेस न्यूक्लियर सेल्फ रिलायंस को सपोर्ट करना, ये सारे इनिशिएटिव्स TDC-12 की शुरुआत में घुले हुए हैं। लेकिन जिस एंथुसियाज्म के साथ TDC-12 की स्टार्टिंग हुई थी, आगे चलकर इस कंप्यूटर की कहानी इतनी लीनियर नहीं रही। 1980s तक आते आते कंप्यूटर इंडस्ट्रीज के अंदर एक एक्सप्लोजन हो गई, जहाँ पावरफुल मिनी कंप्यूटर सस्ते रेट पर बाहर से इम्पोर्ट होने लग गए। प्राइवेट फर्म्स और फॉरेन टेक अलायंसेज ने धीरे धीरे ECIL को डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ओवरटेक कर लिया, जिसके कारण ECIL के मार्केट शेयर में एक भारी गिरावट देखने के लिए मिली और प्राइवेट सेक्टर ने इंडियन मार्केट को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। इन सब फर्म्स के अगेंस्ट TDC जैसी सीरीज कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि TDC-12 की लेगेसी यहीं खत्म हो गई। इस कंप्यूटर ने साबित किया कि इंडिया भी एंड टू एंड कंप्यूटर डिजाइन और इंडिजीनियस प्रोडक्शन कर सकता है। इसके बिल्डअप ने एक ऐसी जनरेशन को तैयार किया जिसने आगे चलकर इंडियन IT और स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स के अंदर बैकबोन का काम किया। इसने बार्क और ECIL जैसे इंस्टीट्यूशंस को सेल्फ रिलायंस का हिस्सा बनाया, जो आज भी हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नजर आता है। आज हम डिजिटल इंडिया या फिर इसरो के कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशन की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रोम्बे में हुई इस शुरुआत की गूंज आज भी इंडिया की टेक स्टोरी में सुनाई देती है। तो ये थी TDC-12 की पूरी कहानी, जो सिर्फ बिट्स नहीं बल्कि भारत का कॉन्फिडेंस कंप्यूट करता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो विद सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।